नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त चन्ना। आज की रात मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद खौफनाक और सच्ची दास्तान। मगर कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है। आप लोग हमारी कहानी को पूरा सुनते तो हैं, सस्पेंस का मजा भी लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमें और ऐसी सच्ची कहानियां ढूंढने की ताकत देता है। तो बिना देर किए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अमित ने हमें भेजी। अमित ने अपना अनुभव ईमेल के जरिए हमसे साझा किया। चलिए उन्हीं की जुबानी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। वह रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं गुड़गांव में रात के वक्त अपनी कैब चला रहा था। ठंड बहुत थी और कोहरा इतना घना था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात के करीब 3 बज रहे थे। तभी मेरे फोन पर एक आखिरी राइड की रिक्वेस्ट है। पिकअप लोकेशन एक सुनसान हाईवे का कोना था और ड्रॉप लोकेशन था शहर का पुराना शमशान घाट। शुरुआत में तो सोचा इसे छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचा कोई मजबूरी होगी। मैं वहां पहुंचा तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। अचानक मेरी गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला, अपने आप खुला और बंद हो गया। मैंने शीशे में देखा तो पीछे एक आदमी बैठा था। अपने काले रंग का कोट पहना था और सिर नीचे झुकाया था। मैंने पूछा, सर शमशान घाट जाना है? उसने बस सिर हिला दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े गाड़ी का तापमान गिरता गया। गाड़ी के अंदर बर्फ जैसी ठंड हो गई। मैंने माहौल ठीक करने के लिए रेडियो चलाया तो सिर्फ बचाव की आवाज आने लगी। मैंने घबरा कर पीछे देखा तो वह आदमी गायब था। वह सीधे मेरे कान के पास था। उसने मेरे गले के पास आकर ठंडी सांस छोड़ी और बोला, मुझे वहीं छोड़ दो जहां से तुम मुझे 5 साल पहले कुचलकर भाग गए थे। मेरे होश उड़ गए। 5 साल पहले उस हाईवे पर वाकई मुझसे एक एक्सीडेंट हुआ था। मैं समझ गया कि वह कोई इंसान नहीं, मेरा अतीत था। मैंने ब्रेक मारी और गाड़ी से बाहर निकल गया। पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, बस राख फैली थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो छाती चीर कर बाहर आ जाएगा। कड़कड़ाती ठंड में भी मेरा पूरा बदन पसीने से तर था। मैंने कुछ दूर भागने के बाद पीछे मुड़कर देखा। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। मेरी गाड़ी की हेडलाइट चालू थी और कोहरे में उसकी रोशनी भूतिया लग रही थी। पिछली सीट पर बाकी कोई नहीं था, सिर्फ वो राख बिखरी पड़ी थी। मैंने सोचा कि मैं पैदल ही हाईवे की तरफ भाग जाऊं, लेकिन कोहरा इतना घना था कि मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। तभी मुझे एहसास हुआ कि सन्नाटे के पीछे आवाज आ रही थी, टिक टिक। यह मेरी गाड़ी के इंडिकेटर की आवाज थी जो अपने आप चालू हो गया था। पैदल भागना खुद को मौत के मुंह में ढकेलना जैसा था। मैंने हिम्मत जुटाई और वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मेरा इरादा सिर्फ एक था, गाड़ी में बैठना और वहां से तुरंत निकल जाना। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और तुरंत दरवाजे के अंदर से लॉक कर दिया। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इंजन पूरी तरह से डेड हो चुका था। मैंने स्टीयरिंग पर सिर रख लिया और भगवान को याद करने लगा। तभी गाड़ी के विंडशील्ड पर सामने के कांच पर ऊपर से कुछ गिरा, धड़ाम। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। कांच पर बर्फ की तरह जमी हुई इंगलियों के निशान बन रहे थे।
जैसे कोई गाड़ी की छत पर रेंग रहा हो। छत को खरोचने की भयानक आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने नुकीले नाखूनों से गाड़ी की लोहे की छत को फाड़ना चाहता हो। डर के मारे मेरा दम घुटने लगा था। तभी गाड़ी का रेडियो जो बंद था वो अचानक पूरी आवाज में बज उठा। उसमें से कोई गाना नहीं आता बल्कि वही भारी आवाज और डरावनी आवाज गूंजी, अमित, भागने की कोशिश मत करो, आज 5 साल पूरे हो गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी गाड़ी को हवा में उठाने की कोशिश कर रहा हो। कांच पर किसी के जोर जोर से सिर मारने की आवाज आने लगी। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, बस हनुमान चालीसा पढ़ते रहा। तभी एक बहुत तेज कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और उसके तुरंत बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। जब मैंने धीरे से अपनी आंख खोली तो गाड़ी का हिलना बंद हो चुका था। सामने कोहरा धीरे धीरे छट रहा था और दूर से सुबह की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने तुरंत चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। मैंने पैर सीधे एक्सीलेटर पर दबाया और गाड़ी को सीधे अपने घर की तरफ भगाया। घर पहुंचकर जब मैंने अपनी गाड़ी को बाहर से देखा तो मेरे होश उड़ गए। गाड़ी की छत पर किसी के नंगे पैरों के निशान कीचड़ और राख से बने हुए थे और विंडशील्ड पर जहां उस साई ने हाथ रखा था वहां शीशे पर अंदर तक दरारें आ चुकी थी। उस रात के बाद मुझे करीब 1 हफ्ते तक तेज बुखार रहा। मैंने हमेशा के लिए रात में उबर कैब चलाना छोड़ दिया। उस भयानक रात को बीते हुए 3 दिन हो चुके थे। तेज बुखार के कारण मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मैंने अपनी कैब की चाबी को अलमारी के सबसे पीछे छुपा दिया था। वह तारीख थी 18 नवंबर। रात के करीब 1:15 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में सोया था और बाहर बही कड़कड़ाती ठंड थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था पर डर के मारे मेरी आंखों से नींद गायब थी। तभी अचानक मेरे कमरे का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। इतनी ठंड बढ़ गई कि रजाई के अंदर भी मेरे पैर कांपने लगे और तभी मुझे एक अजीब सी बदबू आई। वही जानी पहचानी बदबू, शमशान की राख और सीलन की गंध। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मेरे कमरे की बंद कांच की खिड़की पर एक आवाज हुई। मैंने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। बाहर घना कोहरा था लेकिन उस कोहरे के बीच खिड़की के ठीक बाहर एक चेहरा चिपका हुआ था। वही चेहरा जो मैंने अपनी कैब की विंडशील्ड पर देखा था। उसकी वो 2 लाल चलती हुई आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी और उसके चेहरे पर वही भयानक चौड़ी मुस्कान थी। मैं चिल्लाना चाहता था, अपने माता पिता को आवाज देना चाहता था, लेकिन डर के मारे मेरा गला पूरी तरह से रुंध गया था और सूख गया था। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अचानक खिड़की पर वो चेहरा गायब हो गया। मुझे लगा कि वह चला गया, लेकिन अगले ही पल मेरे कमरे की कुंडी अपने आप हिली खटखट और मेरे देखते ही देखते कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा बिना किसी आवाज के धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे के बाहर पूरा अंधेरा था और उस अंधेरे में से काले रंग का एक लंबा साया फर्श पर रेंगता हुआ मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। वह जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था, कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। मेरे फोन की स्क्रीन
अपने आप ऑन हो गई और उस पर ऊबर ऐप की वही पुरानी नोटिफिकेशन दिखाई दे रही थी, राइड इज वेटिंग आउटसाइड। सवारी बाहर इंतजार कर रही। वह साया अब मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ था। उसने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ धीरे से मेरी रजाई के ऊपर रख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर जम गया हो। तभी मेरे कान के पास वही भारी आवाज गूंजी, आमिर, गाड़ी नहीं चलाओगे तो मैं तुम्हें खुद लेने अंदर आ जाऊंगा। आज रात हमारी आखिरी राइड होगी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बिस्तर के पास रखी भगवान की मूर्ति को हाथ में ले लिया। मैंने आंखें बंद की और जोर से चीखा, हनुमान जी रक्षा करो। जैसे ही मैंने वह मूर्ति छुई, कमरे की लाइट एक झटके से साथ सभी की सभी लाइटें जली। एक भयानक चीख के साथ वह साया गायब हो गया। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ, धड़ाम। मैं उस रात किसी तरह बच तो गया, लेकिन उस रात ने मेरे दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया। अगली ही सुबह मैंने एक बड़ा फैसला लिया और अपनी कैब आधे दामों में एक दूसरे ड्राइवर रोहित को भेज दी। मुझे लगा कि कैब भेजने पर और हाईवे के मंदिर में माफी मांगने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मैंने कैब चलानी छोड़ दी और एक प्राइवेट कंपनी में डेस्क जॉब करने लगा। कई महीने सुकून से गुजर गए। मई का महीना आ चुका था और दिसंबर की वो खौफनाक रातें अब एक बुरा सपना बन चुकी थी। लेकिन अतीत का वो काला साया मेरे पीछे इतनी आसानी से छोड़ने वाला ही नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी नई नौकरी में व्यस्त था। तारीख थी 25 और रात के करीब 1:45 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सोया था। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। इतनी रात को कॉल देखकर मैंने पहले तो उसे काटने की सोची, लेकिन वो नंबर बार बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। आखिरकार मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ किसी के भारी भारी हांफने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भाग रहा हो। मैंने फिर पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी फोन से एक बेहद डरी हुई रोने जैसी आवाज आई, अमित भाई, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। वह आवाज रोहित की थी। रोहित जिसने मुझसे मेरी पुरानी कैब खरीदी, वह भी रात के वक्त उसी नोएडा एक्सप्रेसवे पर कैब चला रहा था। रोहित की आवाज में मौत का डर साफ महसूस हो रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, रोहित शांत हो जाओ, क्या हुआ, तुम कहाँ हो? रोहित रोते हुए बोला, अमित भाई, मैं उसी सुनसान हाईवे पर हूँ। 1 घंटे पहले मेरी गाड़ी में एक पैसेंजर बैठा था, काले ओवरकोट वाला आदमी। उसने गाड़ी में बैठते ही मुझसे कहा कि वह आपके पास जाना चाहता है। मैंने डर कर गाड़ी रोकने की कोशिश की तो गाड़ी का इंजन अपने आप लॉक हो गया। रोहित की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, जैसे दिसंबर की वो रात वापस लौट आई हो। वह साया मेरी कैब के नए मालिक के जरिए वापस मुझ तक पहुंच रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, रोहित, तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलो और हाईवे की तरफ भागो, पीछे मत देखना। फोन पर वो भयानक हंसी। रोहित फोन पर जोर जोर से चीखने लगा। तभी मुझे फोन की बैकग्राउंड में एक बहुत ही जानी पहचानी और खौफनाक आवाज सुनाई दी। गाड़ी की छत को नुकीले नाखूनों से खरोचने के बाद और फिर रोहित की एक गगन भेदी चीख सुनाई दी, नहीं, मुझे छोड़ दो, अमित भाई बचाओ।
उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया, लेकिन कॉल अभी भी चालू थी। मैंने फोन कान से सटा रखा था, मेरा दम घुटने लगा था। तभी फोन के दूसरी तरफ से रोहित के रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। एक गहरा डरावना सन्नाटा छा गया और फिर फोन के स्पीकर से सीधे मेरे कान में एक बेहद भारी और ठंडी हंसी गूंजी। वह हंसी जो मैंने महीनों पहले अपनी कैब की पिछली सीट से सुनी थी। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, अमित, तुमने गाड़ी बदल दी, मालिक बदल दिया, लेकिन अपना गुनाह कैसे बदलोगे? उसने तुम्हारी जगह अपनी जान दे दी, लेकिन तुम्हारी सवारी अभी भी अधूरी है। मैं आ रहा हूँ। कॉल अचानक कट गई। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। तभी मेरे फोन की स्क्रीन दोबारा चमकी और एक नया टेक्स्ट मैसेज आया। मैसेज रोहित के नंबर से ही आया था, लेकिन उसमें जो लिखा था उसने मेरी रूह कंपा दी। उस मैसेज में लिखा था, लोकेशन अपडेट, नेक्स्ट स्टॉप तुम्हारा घर। मुझे समझ आ गया कि वह साया मुझसे अपना अंतिम हिसाब पूरा किए बिना नहीं मानेगा। वह रोहित को अपना शिकार बना चुका था और अब उसकी अगली मंजिल मेरा घर था। मैं अपने हाथ में फोन पकड़े थर थर कांप रहा था। रोहित का नंबर अब पूरी तरह बंद हो चुका था। मैंने तुरंत उठकर अपने कमरे और घर के मुख्य दरवाजे के सारे लॉक शट किए। सब कुछ अंदर से बंद था। मैंने डर के मारे अपने पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी। अंधेरा मुझे और डरा रहा था, इसलिए मैं रोशनी के बीच बैठना चाहता था, लेकिन तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स एक साथ बुझ गई। पावर कट हो चुका था। पूरा घर घने काले अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मेरे कान की स्क्रीन और धुंधली रोशनी ही बची थी। तभी मुझे अपने घर के लोहे के मुख्य दरवाजे के बाहर एक आवाज सुनाई दी। जो गेट मैंने खुद लॉक किया था वो धीरे धीरे खुलने लगा। मेरे माता पिता नीचे के कमरे में सो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं नीचे जाकर उन्हें जगाऊं और मदद के लिए चिल्लाऊं, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे पैर फर्श पे चिपक गए। बाहर लॉबी से सीढ़ियों पर किसी के ऊपर आने की आवाज आ रही थी। कदमों की आवाज बहुत भारी थी और साथ ही फर्श पर कुछ घसीटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लाश अपनी आखिरी ताकत लगाकर सीढ़ियां चढ़ रही हो। और उसके साथ ही पूरे घर में वही शमशान की राख और सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। वह साया ऊपर आ चुका था। वह मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गया। दरवाजे के नीचे के गैप से मुझे दो साए दिखाई दिए। पैर नहीं, बल्कि हवा में तैरती हुई दो काली परछाइयां। तभी दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई। धाड़ धाड़ धाड़। दबाव इतना तेज था कि दरवाजे की इस भारी लकड़ी चटकने लगी। मैं पीछे हटते हुए दीवार से जा सका। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। दरवाजे के पार से ही भारी, ठंडी और भयानक आवाज आई, अमित, कब तक छुपोगे? आज 5 साल और 6 महीने पूरे हो गए। रोहित ने अपनी राइड पूरी कर ली, अब तुम्हारी बारी है। तभी अचानक मेरे कमरे की बंद खिड़की का कांच जोरदार आवाज के साथ टूट गया। कोहरे का एक बर्फीला झोंका कमरे के अंदर आया और उस टूटी हुई खिड़की के रास्ते वो 7 फीट लंबा काला साया कमरे के अंदर दाखिल हो गया। उसकी वो दो लाल चलती हुई आंखें अंधेरे में साफ चमक रही थी। उसने अपना लंबा नुकीले नाखून वाला हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मेरा दम घुटने लगा, मेरा शरीर हवा में उठने लगा। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। अचानक
एक बहुत तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। एक भयानक चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं फर्श पर गिरा हुआ था। मेरी गर्दन पर उंगलियों के गहरे नीले निशान पड़े थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की का कांच सचमुच टूटा हुआ था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। यह पुलिस स्टेशन से कॉल थी। पुलिस वालों ने कहा, अमित जी, आपके दोस्त रोहित की कैब नोएडा एक्सप्रेस के पास मिली है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पर राख से आपका नाम लिखा हुआ था। मैं फोन हाथ में पकड़े सुन रह गया। रोहित चला गया था और वह साया मुझे एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ गया। वह मुझे मारना नहीं चाहता, बल्कि मेरे गुनाह की सजा के तौर पर मुझे हर पल इस खौफ में जिंदा रखना चाहता। आज भी जब रात के 1:30 बजते हैं, मुझे अपनी टूटी हुई खिड़की के बाहर किसी के रेंगने की आवाज आती है, जैसे वह आज भी अपनी अगली राइड के लिए मेरा इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, आज था अमित और रोहित और उस शमशान घाट की आखिरी सवारी का रूह कंपा देने वाला अंत। अतीत का गुनाह कितना भी छुपा लो, वो एक दिन लौटकर जरूर आता है। अमित की इस पूरी कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हों। तो कमेंट में रियल हॉरर लिखना ना भूलें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत कीमती है, लेकिन जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी कोई भी खौफनाक रात मिस ना करें। मैं हूँ चन्ना, आपका दोस्त। मिलते हैं अगली रात एक नए अंधेरे और एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।